हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रबोध। मैं आप सभी का मून अकादमी में स्वागत करता हूं। तो ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि बैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था, ऑन बैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने फ्रिक्शन के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, न्यूटन्स का कुछ लॉज ऑफ मोशन है, 3 लॉज ऑफ मोशन है। तो उसमें से हम पहले लॉ को आज डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में सेकंड लॉ, उसके बाद अगले वीडियो में थर्ड लॉ, ऐसा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। जब भी आप ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो यहाँ पे ठीक से समझ में नहीं आता ये क्या है, स्टेट ऑफ मोशन क्या है, फिर ये स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, फिर अप्लाइड फोर्स, ये सब थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करते हैं ये छोटा सा इजी एग्जाम्पल लेके। तो पिछले क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन एक ऑब्जेक्ट का मोशन को रेजिस्ट करता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक प्लेन के ऊपर अगर मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन को रेजिस्ट करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे। एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस हम कंसिडर करेंगे जहाँ पे फ्रिक्शन कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्रिक्शन। तो मान लीजिए ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ये ऐसे प्लेन और ये ऐसे। यहाँ से हमने एक बॉल को रोल किया, यहाँ से एक बॉल को छोड़ दिया इधर। तो ये बॉल कहाँ जाएगा? ऐसे नीचे आएगा, ऐसे रोल करके ये बॉल नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा और फिर यहाँ से ये बॉल ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब ये बॉल कितने हाइट में है ग्राउंड से? ये हो गया आपका ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ से ये बॉल कितने हाइट में है? मान लीजिए इस हाइट का वैल्यू हो गया h। यहाँ से बॉल h हाइट में है। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है, जो कि हमने कंसिडर किया है, फ्रिक्शन जीरो है, तो ऊपर वाले में भी ये जब बॉल ऊपर जाएगा तब भी ये h हाइट ही जाना चाहिए, मैक्सिमम हाइट इसका h ही जाना चाहिए, h हाइट ही जाना चाहिए। अगर हमने फ्रिक्शन और बाकी सब फोर्सेस, एरोडायनामिक फोर्सेस जो कि इसके ऊपर अप्लाइड हो रहे हैं, उनको अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो ये h हाइट से नीचे आया, फिर h हाइट को ऊपर गया। मतलब इसके पास इनिशियली जितना एनर्जी था, फाइनली उतना एनर्जी को ये अचीव किया, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल का माइंड में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर एक किताब रखा हुआ है। अब ये किताब तब तक एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। अगर आप इस किताब को लेके यहाँ पे नहीं रखोगे तब तक ये किताब यहाँ से इधर तक नहीं जाएगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इनिशियली रेस्ट पोजीशन में था, हमने इसको रोल किया, ये नीचे रोल करते करते आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हुआ हो। तो क्योंकि हमने फ्रिक्शन को यहाँ पे जीरो कंसिडर किया है तो ये ऐसा रोल करता रहेगा। और ये कब रुकेगा? ये अब क्या है, ये यहाँ पे इसके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब पढ़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है इस हाइट के ऊपर। अब पोटेंशियल का एनर्जी का वैल्यू होता है mgh, बॉडी का मास, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसका हाइट। अब ये दोनों तो कांस्टेंट है, मास और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से इसके पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है।
अब ये पोटेंशियल एनर्जी स्पेंड हो रहा है इसके मूवमेंट में, ये पोटेंशियल एनर्जी स्पेंड हो रहा है। अब यहाँ पे जो उसका हाइट बढ़ेगा, ये इसके पास जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ के था उतना ही ये अपना गेन करने की कोशिश करेगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये मैक्सिमम इतना ही एनर्जी गेन कर पाएगा अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कंसिडर करें तो यहाँ पे ये वाला देखिए, इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रजिस्टर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ तो वो अपना चेंज ऑफ मोशन को रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लीजिए संडे मॉर्निंग आप सोए हुए हो, सुबह 5 बजे आपकी मम्मी आती है, आपको उठाने की कोशिश करती है, तो आप क्या करते हो? झट से उठ जाते हो या फिर सोते हो? नहीं, आप उठने की एक्टिंग करोगे आपको मम्मी के सामने, फिर से सो जाएगी। उसी तरह से जब भी एक बॉडी कोई भी एक स्टेट ऑफ मोशन में होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है या फिर स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है, तो वो अपना उसी स्टेट को कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया हो, ठीक है। इन एक क्वालिटेटिव वे the tendency of undisturbed object to stay at rest or keep moving with the same velocity is called inertia। इसी चीज को हम inertia बोलते हैं। जैसे कि एक किताब को लेके आप एक एक टेबल के ऊपर रख दिए, तो वो किताब उस टेबल के ऊपर ही रहेगा। वो कौन से स्टेट में है? वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, ठीक है। अब कोई एक चीज मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये एक छोटा सा गाड़ी है, ये मूव कर रहा है ऐसा, तो ये इसका इनर्शिया कौन सा? ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। इसका एग्जांपल्स कुछ आगे देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। सो दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करेगा। कब तक मूव करेगा या फिर कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पहले क्या था, ये वाला ऐसा था कि ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ ऐसे रोल कर रहा था, फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे आ गया, तो ये वाला हो गया उसका हाइट, इतना उसका हाइट है। अब उसी हाइट को यहाँ पे ये अचीव करेगा, उसी हाइट को ये अचीव करेगा, तो यहाँ पे रोल हुआ, ऊपर गया, और यहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में उसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, अब ये वाला जो है, क्योंकि ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। मान लीजिए यहाँ पे मैं एंगल का सिंबल, जनरल सिंबल ये होता है थीटा, इसको थीटा 1 पकड़ता हूँ। ये वाला जो एंगल है इसको भी मैं थीटा 1 पकड़ता हूँ। अब थीटा क्या होता है, ऐसे एक सर्किल कीजिए, बीच में एक लाइन कीजिए। अब ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये पेप्सी का एक सिंबल भी कुछ इस तरह से ही लगता है, पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक सा पीते हो, तो ये वाला हो गया थीटा, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल सेम है, तो इसलिए इस यहाँ से यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम रहेगा। ये अगर x होगा तो ये भी x ही होगा। अब यहाँ ये वाला थीटा तो मैं कंस्टेंट रख के इधर का जो थीटा है इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा घटा देता हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए, ये वाला आ गया दूसरा एंगल, इसको मैं पकड़ता हूँ थीटा 2। थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से थोड़ा सा कम है, तो ये कम है तो क्या होगा, अब ये वाला जो बॉल क्या करेगा, उसी हाइट को अचीव करने की कोशिश करेगा। ये हो गया हाइट, उसी हाइट को ये अचीव करने की कोशिश करेगा ये वाला बॉल। तो ये वाला क्योंकि ये थीटा थोड़ा रिड्यूस हो गया है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस पहले वाले पॉइंट से, ये लाइन से, ये वाली लाइन से जो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये बढ़ जाएगा,
देखिए ये ग्रीन कलर का लाइन रेड कलर का लाइन से ज़्यादा डिस्टेंस है। तो पहले हमारे पास कुछ सर्टन एंगल था, उसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सर्टन था, उसके बाद इस एंगल को हमने घटा दिया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे इस एंगल को और थोड़ा रिड्यूस करते हैं, और थोड़ा रिड्यूस करते हैं, ये हो गया थीटा 3। अब यहाँ पे क्या है, जो थीटा 3 जो है वो थीटा 2 से छोटा है, थीटा 2 थीटा 1 से छोटा है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर से रिड्यूस करेंगे एंगल को, अब ये प्लेन में ये जितना डिस्टेंस जाएगा उसी हाइट को ये कवर करेगा, वर्टिकल हाइट को कवर करेगा। अब यहाँ पे वर्टिकल हाइट तो सेम है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है ये फिर से ज़्यादा हो गया। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन ग्रीन लाइन से ज़्यादा है, ग्रीन लाइन रेड लाइन से ज़्यादा है। तो ये एंगल को आप जितना जितना रिड्यूस करते जाओगे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उतना बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो अब अगर ये एंगल को मैं 0 कर लेता हूँ, ऐसा पूरा प्लेन कर लेता हूँ, ऐसा ये वाला पूरा प्लेन कर लेता हूँ, तो क्या होना चाहिए, उस हिसाब से तो ये वाला बॉल कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो बॉल हमेशा कोशिश करेगा इस हाइट को अचीव करने के लिए, ये वाला हाइट को बॉल अचीव करने के लिए कोशिश करेगा। तो एंगल यहाँ से आप थीटा 1 को जितना जितना घटाते जाओगे, ऐसे इस डायरेक्शन में जैसे घटाते जाओगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उतना बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं इस प्लेन को पूरा ऐसा प्लेन कर लेता हूँ, ये वाला को, इस वाले को पूरा नीचे लाके ऐसे नीचे लाके इसको पूरा प्लेन कर लेता हूँ, तो कि ये बॉल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर जा नहीं पा रहा है। तो ये हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फाइनली इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बॉल ऐसे नीचे आया और ये हमेशा ऐसा मूव ही कर रहा है, ये हमेशा ऊपर ये हाइट अचीव करने की कोशिश करेगा, पर क्योंकि ये वाला ये हाइट अचीव नहीं कर पाएगा तो हमेशा ये ऐसे मूव ही करता रहेगा, ठीक है। पर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो इसको अपोज करेगा फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो पहले हमने क्या कंसिडर किया था, फ्रिक्शन को 0 कंसिडर किया था। तो अब ये वाला फ्रिक्शन अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये रेस्ट हो जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन एक क्या है, फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है तो ये वाला बॉल जो मूव कर रहा है वो हमेशा मूव ही करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर बॉल मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में तो वो मूव ही करेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि फ्रिक्शन हमने यहाँ पे कंसिडर किया है तब तक, जब तक ये अप्लाई नहीं हो जाता तब तक ये बॉल मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रूव हो गया, जो कि एक बॉल तब तक मूव करेगा जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखिए इसका कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे। सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब भी आप बाइक में जा रहे हो, ठीक है, बाइक में या फिर स्कूटर में या फिर बस में जा रहा हो, हम बस का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये बस है, ठीक है, ये हो गया एक बस, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। कभी कभी बस में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता तो यहाँ पे आप खड़े हो ऐसे रॉड को पकड़ के। अब बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हो, आप आगे की तरफ झुक जाते हो, ठीक है। तो आप आगे की तरफ क्यों झुके हो, देखिए जब बस ड्राइवर बस लगाया तो बस तो रुक गया, ब्रेक किसके ऊपर लगा है, ब्रेक बस के ऊपर लगा है, आपके ऊपर नहीं लगा है। तो आपका जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ मोशन है, आप मूव कर रहे हो, बस के ऊपर ब्रेक लगा तो बस रेस्ट हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करने की ही कोशिश करेगा, क्योंकि आप मूव कर रहे हो और ब्रेक बस के ऊपर लगा है तो आप मूव करने की कोशिश करोगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जब इसका थोड़ा अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सडन स्टार्ट ऑफ बस, अब बस रेस्ट पोजीशन में है,
आप भी रेस्ट पोजीशन में हो। अब बस स्टार्ट हो गया, बस स्टार्ट होकर मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पे क्या होगा, आप पीछे की तरफ झुकोगे। पीछे की तरफ क्यों झुकोगे? क्योंकि आपका जो यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन है वो रेस्ट है। बस का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो मोशन है, क्योंकि बस यहाँ पे स्टार्ट होकर आगे जा रहा है, आप नहीं जा रहे हो। क्योंकि आप बस के अंदर बैठे हो या फिर खड़े हो, बस आगे जा रहा है इसलिए आप जा रहे हो, आप अपने आप मूव नहीं कर रहे हो। तो बस का स्टेट ऑफ मोशन हो गया, आपका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट हो गया। अब क्योंकि आप आपका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट है, तो आप रेस्ट पोजीशन में ही रहना कंटिन्यू करोगे। तो इसके लिए आप पीछे की तरफ झुकोगे। उसके बाद ए मोटर कार मेक ए शार्प टर्न एट हाई स्पीड, उस तरह से मान लीजिए एक ऐसा रोड है, ये एक ऐसा रोड है, आप कोई भी बाइक या फिर मोटर कार या फिर कुछ भी ऐसा जा रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप एक शार्प टर्न लेते हो, ऐसे आप एक शार्प टर्न लेते हो, जब भी आप एक शार्प टर्न लेते हो आप थोड़ा झुक के टर्न लेते हो, ना कि ऐसा पूरा स्ट्रेट टर्न लेते हो। आपने अगर स्कूटी बाइक वगैरह चलाया होगा, जहाँ के एक टर्न आता है टर्निंग, तो आप क्या करते हो, स्पीड को रिड्यूस कर देते हो। मान लीजिए यहाँ पे आप 80 स्पीड में जा रहे हो, तो यहाँ पे आप 80 स्पीड में ऐसे टर्न नहीं ले सकते, स्पीड को रिड्यूस कर देते हो। स्पीड को रिड्यूस करने से क्या होता है, आप इजीली टर्न ले पाते हो। तो ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप 11th में पढ़ोगे। उसके बाद एक गायरोस्कोप का कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि आप बीएससी फिजिक्स में पढ़ोगे। तो उस लेवल पे हम नहीं जाते हैं, अभी हम 9th स्टैंडर्ड में ही रहते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसका कुछ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे कि आप अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो आप लोग घर में कैरम ये वगैरह खेलते होगे। तो आप एक स्ट्राइकर से ये डॉट को स्ट्राइक किए। जब आप स्ट्राइकर से डॉट को स्ट्राइक किए, जो ये स्ट्राइकर जिस डॉट के ऊपर स्ट्राइक करेगा वो तो आगे चला आएगा, बाकी के डॉट्स अपने जगह पे रह जाएंगे। तो ये जो डॉट्स है ये रेस्ट पोजीशन में है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हुआ हो। तो अभी आपने ये जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया है वो पहले डॉट पे किया, ये वाले डॉट पे, बाकी में नहीं किया है। तो इसीलिए पहले वाला डॉट आगे चला जाएगा, बाकी सारे डॉट यहाँ पे ही रहेंगे। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये आप घर में भी कर सकते हो। एक कार्ड के ऊपर ये 5 रुपीज़ का एक कॉइन है, और जब आप इसको मारोगे ऐसे ऐसे अपने उंगली से ऐसे इसको मारोगे, ये वाला कार्ड आगे चला गया, क्योंकि ये कार्ड जो है इसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट था, इस कॉइन का भी स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट था। जब आपने अपनी उंगली से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो ये वाला कार्ड अपने स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, जिसका रेस्ट से मोशन में आ गया। और ये डॉट जो है, ये रुपीज़ जो है कॉइन, अब इसका तो रेस्ट का रेस्ट ही है। तो क्योंकि ये इधर ऐसे था ये वाला, तो ये रेस्ट में है, ये मोशन चला गया, मोशन में आगे चला गया। तो अब इसको क्या करेगा, ग्रेविटी नीचे खींचेगा, तो ये नीचे चला आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका इनर्शिया एंड मास। तो इनर्शिया और मास के कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसको डिस्कस करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।